नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा। फिजिक्स की बात में आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। ये इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन के रेफरेंस में एंड दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी कहा था कि मोशन इन वन डायमेंशन इट कम्स अंडर अ स्पेशल ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और हमने ये कहा था कि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जहां हम मोशन तो पढ़ेंगे लेकिन मोशन का कारण क्या है उसकी बात नहीं की जाएगी। द कॉज ऑफ द मोशन विल नॉट बी स्पेसिफाइड इन काइनेमेटिक्स। तो मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर। इट इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर कि ठीक है जी, ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ना, ऑब्जेक्ट इज मूविंग। उसको हम टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज होता देख रहे हैं, लेकिन कौन देख रहा है? हम कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं। तो जो देखने वाले की बात तो होनी चाहिए साथ में। तो ऑब्जर्वर के कॉन्सेप्ट के बिना यदि ऑब्जेक्ट के मोशन की बात की जाती है तो वो अधूरा कॉन्सेप्ट हुआ। इसलिए मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर जो होता है ना, वो कहाँ पे होता है? हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कल्पना करते हैं, जैसे कहा था पिछले वीडियो में। उसमें एक रेफरेंस पॉइंट है और उस रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हुए अभी कोई बॉडी यहाँ थी और यहाँ से यहाँ चली गई, तो वी से कि बॉडी हैज़ गोन फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन। यहाँ पे टाइम नोट करिए, यहाँ टाइम नोट करिए। तो टाइम को नोट करने के लिए हमारे पास साथ में क्लॉक का होना भी जरूरी है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने अभी वर्ड यूज़ किया था पिछले वीडियो में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कि एवरी मोशन will be described from a frame of reference। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होना चाहिए? इट इज़ वन कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम चाहिए एंड नंबर 2 विच इज़ गिवन विद ए क्लॉक। तो इन दोनों का जो कंबाइंड एक टूल बनेगा हमारे पास, दैट टूल इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द एकेडमिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, एंड शो दैट दीज टू टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स। Right? Relative, they are not absolute, they are relative. What does it mean? तो पहले definition देंगे what is rest and then what is motion, and then we'll show that these two are relative terms. देखिए rest क्या होता है? When a body is not changing its position with time with respect to surrounding, ये दोनों बात कहनी पड़ेगी ना। यानी a body is not changing its position। चलो मैं चेंज इन पोजिशन को डेल्टा एक्स लिखता हूँ। ये डेल्टा सिंबल होता है, ग्रीक सिंबल है ये डेल्टा। एक्स माने चेंज इन पोजीशन। कोई बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है तो हम कहते हैं पोजीशन में चेंज हुआ। जब बॉडी कहीं गई नहीं तो पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। कि रेस्ट इज व्हेन ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने पहले कहा कि मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर। तो रेस्ट का डेफिनेशन क्या हुआ? A body is said to be at rest if it is not changing its position with time with respect to surrounding. And what is motion? एक कार रोड पे जा रही है, जब वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो हम क्या कहते हैं कि जो कार है वो मोशन में है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वर्ड यहाँ भी आएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर का तो रेफरेंस होना ही चाहिए ना। तो a body is said to be in motion when it is changing its position with time with respect to surrounding. And why these are called relative terms? So you can give the heading rest and motion are relative terms. So we can say that a body which is at rest for one observer can be in motion for the other observer. Can you get it? जैसे माने कि ये पेन है, तो इस रूम में यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो उसके लिए ये पेन रेस्ट पे है। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यदि मून के ऊपर होगा, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है मून के रिस्पेक्ट टू, इसलिए उस रेफरेंस के फ्रेम के लिए ये बॉडी मोशन में होगी। आप बस में बैठे हैं, आपकी जो पड़ोस की सवारी है, अ पर्सन विच इज सिटिंग क्लोज टू यू इन द बस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर which is in the bus. That means with respect to a frame of reference in the bus. But the same person is in motion if the person is seen from outside the bus. What does it mean? That if the frame of reference is outside the bus, then the same person is moving. Right? So you can write here, you can take three person A, B and C. So you can write in nutshell, कि suppose A and B are in bus. So A is at rest with respect to B,
but if a third person C is outside the bus, then A is in motion for this person. That means the same person was at rest for one observer, but the same person is in the motion for the second observer. That is why we are saying these are relative terms. यानी पक्का नहीं है ना कि कौन बॉडी रेस्ट पे है या हमेशा रेस्ट पे ही होगी या हमेशा मोशन में ही होगी. वो डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है. इज इट? दे आर नॉट एब्सोल्यूट. दैट मीन एब्सोल्यूट क्या होता है? पक्का. एब्सोल्यूट इज 100%. जैसे इसको हम मार्कर ही कहते हैं, दिस इज एब्सोल्यूट, है ना. लेकिन किसी चीज़ को हम कुछ यहाँ रेस्ट कह रहे हैं, कोई इसको मोशन में कह रहा है, दैट मीन दैट इज चेंजिंग. जैसे हमने पहले भी कहा था कि ए इज़ ए पर्सन, तो किसी का चाचा है, वो किसी का मामा है, किसी का फादर है, किसी का भाई है. तो ऑब्जर्वर चेंज हुआ तो रिलेशन चेंज हो गया, ऑब्जर्वर चेंज हुआ तो रिलेशन चेंज हो गया. ये रेस्ट था, इसने मोशन कह दिया. सो दिस इज वी से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, दे आर नॉट एब्सोल्यूट. आगे बढ़ने से पहले हम दो टर्म्स के ऊपर बात कर लेते हैं. वन टर्म इज स्केलर एंड अदर टर्म इज वेक्टर्स. हालांकि इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यू जस्ट हैव एन आइडिया कि व्हाट स्केलर इज. जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी, क्या कहा था फर्स्ट चैप्टर में? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, है ना. मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट. सो जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम दो तरह से कह सकते हैं. क्वांटिटीज कैन बी स्केलर, क्वांटिटी कैन बी वेक्टर. कुछ क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, जैसे टाइम. टाइम क्या है? टाइम मीन्स 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 1 आवर, 2 आवर. यहाँ पे डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं होती है. डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, उसको बताने के लिए हमारे पास डायरेक्शन का सेंस नहीं चाहिए. ऐसे ही स्पीड है, राइट, वर्क है. इन क्वांटिटीज़ में इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत भी होती है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वेलोसिटी कहता हूँ मैं, राइट. डिस्टेंस के साथ यदि डायरेक्शन का सेंस डाल दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, राइट. तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर करना है कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है. तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. तो पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर आप समझ बनाएंगे. बट बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन यदि यहाँ पर आपकी समझ क्लियर नहीं होगी तो यहाँ आपको बाद में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, राइट. तो अब हम यहाँ से इनफैक्ट मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ना शुरू कर रहे हैं. मान लीजिए एक रोड है, सीधा रोड है या ग्राउंड है कोई, उस पर कोई कार जा रही है. तो क्या करना है? सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर वो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करना है, जहाँ पर बैठकर ऑब्जर्वर इसको देखेगा. तो मान लेते हैं कि हम उसको सेट ऐसे कर लेते हैं, दिस इज़ आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लेकिन ये सारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर. हालांकि ये इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. लेकिन हम इसे क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि जो ओरिजिन है ना, वहाँ पर यदि हमारा रेफरेंस पॉइंट रखते हैं तो ये मोशन इन वन डायमेंशन है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से शो कर सकते हैं. दैट मीन मोशन इन वन डायमेंशन में हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर रखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही कोऑर्डिनेट एक्सिस तीनों वाला, तीनों जिसमें एक्सिस है, लेकिन हमारा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा. अच्छा, यदि माने कि बॉडी यहाँ जा रही है, हमेशा थोड़ा ना कि बॉडी सीधे हॉरिजॉन्टल ही जाएगी, इस तरह से बॉडी ऐसे जा रही है, तो क्या किया जाए? यानी बॉडी इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तब क्या किया जाए? तब हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करेंगे? उस केस में अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, राइट. दैट मीन जो एक्स एक्सिस है दैट इज टेकन अलोंग द मोशन ऑफ द बॉडी. जिस तरफ को बॉडी का पाथ ऑफ द मोशन है हम उसी को एक्स एक्सिस मान लेंगे और इसको सीधा कर लीजिए, तो बेसिकली यही बन गया. दैट मीन मोशन यदि एक ही डायरेक्शन में है तो जैसी मर्जी हो रही है हम उसको अलोंग एक्स एक्सिस इस तरह से कर सकते हैं. लेकिन कुछ और मोशन है, जैसे जो वर्टिकल मोशन होगी अंडर ग्रेविटी, उसको जरूरत नहीं करने, क्योंकि उसका वाई एक्सिस के अलोंग ही उस मोशन को हम स्टडी कर लेंगे. इज इट? सो दिस इज़ द फर्स्ट आइडिया कि हम किसी बॉडी के साथ रेफरेंस पॉइंट को और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे अटैच करेंगे. अब मान लेते हैं कि ये मैं एक एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, राइट, और ये इसका ओरिजिन है और ये इसका नेगेटिव साइड है. दिस इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस. एंड हम कहते हैं कि ग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो चल रहा है.
सपोज या कोई टेबल के ऊपर कोई बुक है वो चल रही है, सपोज ए बॉडी इज देयर एंड दैट बॉडी इज मूविंग। बॉडी कोई भी हो सकती है, वो किताब हो सकती है, बॉल हो सकती है, एनी बॉडी कैन बी देयर। तो बॉडी ने जब चलना शुरू किया, ध्यान रहे आपके हाथ में क्लॉक भी है, क्योंकि हमने क्या कहा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो चीजें होती हैं, नंबर 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम, नंबर 2 क्लॉक। ओके, तो बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट किया, तो जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया उसको ओरिजिन मानिए आप। तो यहां से बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया और बॉडी कहां को गई, तो मान लो बॉडी टुवर्ड्स राइट गई। मान लेते हैं ये 20, दिस इज 40, दिस इज 60, दिस इज 80, ये डिस्टेंसेस हमारी सारी मीटर्स में हैं। एंड दिस इज 100, दिस इज 120, दिस इज 140। तो बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट किया ओ पॉइंट से, और मान लेते हैं आफ्टर सम टाइम द बॉडी वाज एट पॉइंट ए, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि एट टी इज इक्वल टू 0। एट टी इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि बॉडी ने जहां से अपना मोशन स्टार्ट किया वो उधर थी, तो उसमें x कितना था, x वाज 0। और जब बॉडी ने चलना शुरू किया तो मान लो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 4 सेकेंड और 5 सेकेंड, तो जनरलाइज फॉर्म में मैं उसको t1 लिख दूं, व्हेन टाइम इज t1। तो इस टाइम t1 के ऊपर हमारी बॉडी यहां पहुंच गई है, तो x कितना हुआ, तो x हुआ o से लेकर a तक। ओके, तो t इज इक्वल टू t1, तो x इज इक्वल टू OA, और इसको हम कहते हैं कितना हुआ, तो यहां पर हो गया हमारा x इज इक्वल टू 60 मीटर। दैट मीन्स 0 से जब टाइम t1 हुआ तो हमारा डिस्टेंस जो हुआ वो 0 से 60 मीटर हो गया। दिस डिस्टेंस इज इन द वन डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब बॉडी ने फिर से आगे चलना शुरू किया उसी डायरेक्शन में, तो वो 60 से शुरू करके, अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था और हमने इसको टाइम t1 दे दिया है, क्योंकि आप यहाँ से ऑलरेडी मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब फ्रेश t इज इक्वल टू 0 कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि t0 ये हो रहा है स्पेसिफाई। इसके आगे चलते हैं। अब पॉइंट B पर बॉडी पहुँच गई, ये टाइम t2 है और 60 मीटर से स्टार्ट किया और ये 100 पे पहुँच गया। अब व्हाट इज इट्स टाइम? टाइम इज t2 एंड वेयर इज बॉडी नाउ? द बॉडी इज एट 100 मीटर। बॉडी यहाँ पे है। जब मैं t2 लिख रहा हूँ और मैं 100 लिख रहा हूँ, तो ये मेरे मन में बिल्कुल क्लियर है कि 100 डिस्टेंस यहाँ से नहीं है। वो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि हालांकि उसने अपना मोशन अभी स्टार्ट यहाँ से किया, 60 से स्टार्ट किया और 60 से 100 आया, लेकिन 60 भी तो किसी के रेफरेंस में था, यानी हम हर एक मोशन को यहीं से मेजर कर रहे हैं। तो जो ये डिस्टेंसेस लिखी जा रही हैं, दीज आर इन रेफरेंस टू द ओरिजिन। ओके, तो ये हमारा हो गया O से लेकर B तक। जो 100 मीटर है ये भी हमारा O से B तक ही गया। तो इस तरफ की जो डिस्टेंसेस हैं इनको पॉजिटिव लिखा जाता है, दीज आर पॉजिटिव, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन में दो ही डायरेक्शंस होंगी। यस और नो? दो ही डायरेक्शन होंगी, या तो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे ये बॉडी जा रही है फॉरवर्ड में, या वो होगी बैकवर्ड डायरेक्शन, या फिर यदि फॉरवर्ड बैकवर्ड का केस नहीं ले रहे हैं तो या तो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन या होगी फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अब ये बॉडी मान लेते हैं B से फिर से चलती है और ये बॉडी यहाँ पहुँच जाती है। सो लेट अस से दिस इज 20, दिस इज -20, इनफैक्ट दिस इज -40, -60, और बॉडी वो यहाँ पहुँच जाती है। दिस इज पॉइंट C। अब बताएंगे कि अब बॉडी ने कहाँ से स्टार्ट किया अपना जर्नी, वो स्टार्ट B से किया, लेकिन कहाँ पहुँच गई? वो C पे पहुँच गई। तो व्हाट इज़ BC? तो BC यहाँ से यहाँ कितना हो गया? ये दिस इज़ 140, और तो इसने 140 मीटर जर्नी कवर कर लिया। तो ये हुआ डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। तो हमें कोई बोले कि व्हाट इज़ OA? हम कहते हैं OA 60 मीटर। ओके, व्हाट इज़ AB? AB इज़ 40 मीटर। कैसे निकाला वो बात करेंगे बाद में, आपने पता लगा लिया उसका होगा। व्हाट इज BC? तो BC इज 140 मीटर। तो दीज आर डिस्टेंसेस। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे मान लीजिए कि ये धर्मशाला है D पॉइंट और ये चंडीगढ़ है C पॉइंट, राइट। तो क्या हमारा जो रोड होता है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, वो रोड तो जिगजैग सा रोड है। तो कार में गए, बस में गए, जैसे आप यहाँ पहुँच जाते हैं, कोई और आदमी जाता है वो ऐसे पहुंच जाता है यहाँ पर। और शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, एरियल डिस्टेंस, वो ये है बिल्कुल। तो D से लेकर C तक, D इज इनिशियल पॉइंट, C इज अ फाइनल पॉइंट। तो यहाँ D से C पे जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। दिस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, जो आपकी गाड़ी के ऑडोमीटर में डिस्टेंस आया, दिस इज से 240 किलोमीटर, राइट। आप कहीं और लंबे रास्ते से गए ऐसे, दिस इज 320 किलोमीटर,
राइट। लेकिन जो सीधा गए सीधा, तो से दिस इज 100 किलोमीटर, राइट। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ये, राइट। और ये थोड़े लंबे रास्ते हुए। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इज इट क्लियर? और डिस्टेंस जो होता है ना, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत ही होती है। तो डेफिनेशन लिख लिया डिस्टेंस का। डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ covered by body between the initial and final positions. What distance is? Distance is a scalar quantity. Why scalar quantity? Because we don't require direction to express distance. कि आप यहाँ चले, आप नॉर्थ में घूमे, साउथ में घूमे, कहाँ, वो hardly matters, उसकी बात करनी ही नहीं है, right? So this is about the distance. Now what is displacement? अब इसी सीन को हम आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ D से C तक ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं बीच में, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि यहाँ पर इनिशियल पोजीशन से आपने जिस दिशा में चलना शुरू किया, आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं आगे। तो डिस्टेंस विच इज पॉइंटेड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे जिक्र करते हैं इसी जगह पे, फिर से जो हमारा डायग्राम था उसको फिर से देखते हैं। तो लेट अस अज्यूम वन केस कि आप O से चलते हैं और O से पहले आप B पर गए एंड देन B से आप A पर गए। तो इन दिस केस व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। इन दोनों बातों पे जरा चर्चा करते हैं। देखिए, पहले आप O से B पर गए, O से B 100 मीटर, दैट मीन डिस्टेंस इज 100 मीटर। फिर आप वापस B से A को आ रहे हैं, B से A को आ रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ, तो 600 से 60 यानी 40 मीटर और चले होंगे आप। दिस इज 40 मीटर। तो O से B और B से A आने में आपने एक्चुअल डिस्टेंस कवर कितना किया? पहले O से B गए, फिर B से A आए, तो आपकी गाड़ी पहले यहाँ गई, फिर यहाँ पर आई, तो कवर तो किया ना रास्ता सारा। दिस इज 140 मीटर, राइट। अब क्या हुआ? अब पूछा गया कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये, और ये आपका फाइनल एंड पॉइंट जहां पर आपकी गाड़ी खड़ी हो गई है, अब बताइए इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? आप कहते हैं सिर्फ ये तो 60 मीटर है। तो क्या देख रहे हैं? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज द डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जब भी आपने डिफरेंशिएट करना हो, वेरी फर्स्ट पॉइंट यही बन गया कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन द इनिशियल फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। हम डिस्प्लेसमेंट को बोलें कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1। डिस्प्लेसमेंट इज x2 माइनस x1। आपने यहां से स्टार्ट किया, तो दिस इज t इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, राइट। यहां आते हैं T1 पॉइंट के ऊपर, आपका डिस्टेंस कवर्ड यहां से स्ट्रेट लाइन पे x1 है, और इधर आपका डिस्टेंस कवर्ड इज x2। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज x2 माइनस x1, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, हमें कोई कहते हैं कि आप O से A पर गए, बताइए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। वी वांट टू राइट डिस्प्लेसमेंट, और चलिए यहाँ पर हम पाथ लिख लेते हैं, एक छोटा सा टेबल तैयार करते हैं कि फला पाथ के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, O से A बताएंगे, O से A, दिस इज O, दिस इज A। तो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 लिखेंगे, तो व्हाट इज x2 हेयर? O से A में फाइनल पोजीशन कितना है ये? 60 माइनस व्हाट इज इनिशियल पोजीशन? 0, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट इज 60 मीटर। इज इट पॉजिटिव आया है? पॉजिटिव। तो जब x2 बड़ा होगा, व्हेन x2 इज मोर देन x1, देन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। दैट मीन इसको मैं S से लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन 0, ये पॉजिटिव है। ओके, आगे चलें। अब हम A से B जा रहे हैं, फिर देखना A से B। सो इनिशियल पोजीशन इज हियर 60, फाइनल इज 100। तो if I write x2 minus x1, I should write final minus initial. This is 100 minus 60. This is 40 मीटर। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। आगे चलते हैं, अब हम O से B चलते हैं। O से B चलें तो O से B, what is x1? x2। तो this is x2 minus x1 is again 100 minus 0. This is 100 मीटर। अब B से A आ रहे हैं, माइंड दिस थिंग। अब B से A आ रहे हैं आप, तो क्या होगा? B से A, तो इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, तो x2 माइनस x1 यहाँ क्या बन जाएगा? x2 कितना हो यहाँ पर? 60,
माइनस x1 कितना हुआ 100, दैट मीन दिस इज माइनस 40 मीटर। तो ये बता रहा है कि अभी आप टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहे हैं बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। तो दो बातें देख रहे हैं यहां से आप, नंबर वन कि डिस्प्लेसमेंट यदि नेगेटिव आता है तो उसका मतलब यह हुआ कि यू आर कमिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट। और दूसरी बात ये देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो। उसका कंडीशन क्या लिखे, नेगेटिव कब हुआ, जब x2 छोटा था और x1 बड़ा था। तो दूसरा कंडीशन हुआ कि व्हेन x2 इज लेस देन x1, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, यानी s इज लेस देन 0, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। साथ में ये भी कहा कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब नई बात आ गई कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती कि यहाँ से फलां जगह जो है वो -20 किलोमीटर है, ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो क्या ये जीरो भी हो सकती है, सोचिए, यस इट कैन बी जीरो। जैसे मान लेते हैं कि आप O से B पे चलते हैं, राइट। सोचिए जरा, एक पाथ की कल्पना करिए कि यू स्टार्ट फ्रॉम O, देन यू गो टू B एंड देन फ्रॉम B यू अगेन रिटर्न टू O। तो वेयर इज योर इनिशियल पोजीशन, इधर। व्हाट इज फाइनल पोजीशन, फिर इधर। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, x2 minus x1, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो हेयर। ओके, आप A से स्टार्ट करते हैं, B पे जाते हैं और वापस B से A पे चले आते हैं। घर से गए मार्केट, मार्केट से वापस घर पहुंच गए, यानी आप घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर पहुंच जाते हैं। तो व्हाट इज योर नेट डिस्प्लेसमेंट, जीरो। क्यों, क्योंकि ठीक है डिस्टेंस कवर किया आपने। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप यहाँ घर से जा रहे हैं स्कूल को, ये जीज घर और ये स्कूल है ना, ये रास्ता है और सीधा ही रास्ता है, मान लेते हैं बिल्कुल सीधा रास्ता है, और डिस्टेंस मान लेते हैं ये 100 मीटर है। और आपका स्कूल लगता है 9 बजे और आप चलना शुरू करते हैं घर से, मान लीजिए 8:50 पे सीधे स्कूल पहुंचते हैं। आपका छुट्टी होता है 3 बजे एंड 3:10 पे वापस घर पहुंच जाते हैं आप, राइट। तो आपसे पूछें कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 8:50 to 9। सोचेंगे 8:50 to 9 डिस्प्लेसमेंट क्या है। 8:50 आप यहाँ थे, T1 is 850 एंड T2 is 9, वो आप यहाँ पर थे। तो डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर। ओके, देन क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 9 to say 10। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप मान लो जिस क्लास में बैठे हैं वहीं पे बैठे हैं, तो 9 o'clock भी आप उसी जगह पे थे और 10 o'clock भी आप उसी जगह थे, प्रोवाइडेड कि आप 9 बजे जाकर एक जगह बैठ जाते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। फिर इज इट, क्योंकि आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, ऐसा कहा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 8:50 to 3 PM। तो 8:50 पे आप घर में हैं और 3 पे अभी स्कूल में ही हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 100 मीटर। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 8:50 एंड 3:10। दैट मीन 8:50 पे कहाँ थे, घर में, 3:10 पे कहाँ थे, तो यहाँ से आप 3 बजे चलना शुरू किए थे, वापस 3:10 पे घर पहुँच गए थे। दैट मीन आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ही है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। एक घड़ी होती है ना, और घड़ी में कोई एक मिनट्स हैंड है, मान लो वो यहाँ से चलना शुरू करता है एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन वो यहीं पहुँच जाता है। उसका जो टिप है मिनट हैंड का, दैट अगेन रीचेज हेयर। तो व्हाट इज डिस्टेंस, सोचिए डिस्टेंस कितना होगा। कुछ चाहिए आपको इसमें इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा डिस्टेंस पता करने के लिए, यस। क्या चाहिए आपको, इसका रेडियस कितना है। तो मान लेते हैं कि मैं कहता हूं कि बिल्कुल बाउंड्री को टच कर रहा है, ऑलमोस्ट मान लेते हैं, एंड रेडियस इज से 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, तो यहां से यहां पर, तो डिस्टेंस उतना ही है जितना इस सर्कल का क्या बन रहा है, सरकमफ्रेंस बन रहा है। तो डिस्टेंस तो कितना हो गया, डिस्टेंस इज सरकमफ्रेंस, वो होता है 2πr। तो 2 × 22/7 × r, r इज रेडियस, दिस इज 2, तो दिस इज 88/7 मीटर, राइट। ये 2 मीटर खूब बड़ा हमने घंटा घर मान लिया है ये, राइट। तो डिस्टेंस कवर्ड इज 88/7 मीटर। लेकिन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे में वापस यहीं पहुंच गया ना ये, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 आवर इज इक्वल टू
0 हेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ से चला और 1 घंटे में ये मिनट का हैंड वापस यहीं पहुँच जाता है। इज इट? तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, राइट। और हम केस लेते हैं, मान लेते हैं कि आप कोई सेमी सर्कुलर कोई ट्रैक है, कोई गार्डन है कोई, जिसका मान लेते हैं जो रेडियस है वो 7 मीटर है, राइट। और आप यहाँ से यहाँ चलते हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो यू आर टू टेल that when you go from point A to B, what is your distance and what is the displacement? Distance and displacement. Okay, पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कितना है? आप यहाँ से सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो कितना होगा? जितना इस सेमी सर्कल का क्या है? डायामीटर है। एग्री? यस और नो? 2 into 7 that is 14 मीटर is its डिस्प्लेसमेंट। यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बाद T1 पे आप यहाँ थे, T2 पे यहाँ थे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 14 मीटर आगे गए हैं आप सीधी लाइन में। लेकिन एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कितना हुआ? ये तो ये क्या हुआ? ये तो 2 पाई r होता पूरा सरकमफ्रेंस का हाफ, दिस इज पाई r। तो पाई r मीन 22/7 इंटू r, दिस इज 7, तो दिस इज 22 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया 22 मीटर और ये 14 मीटर है ये सारा। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, जहां पर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पता करना है। उससे पहले जरा एक टूल की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा माइंड मैप। माइंड मैप ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में इफ आई से दिस साइड इज A एंड दिस इज आल्सो A, व्हाट इज दिस साइड? कैन यू टेल? इसको मैं x कह देता हूं। तो x का स्क्वायर कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए ना आप। What is x square? X square is equal to this square plus this square, a square plus a square, is it? तो x square is equal to this is 2 times a square. What is x? तो taking root on both sides, यहाँ x square का रूट लिया, x रह गया, यहाँ पर रूट 2 times a। तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी ये दोनों साइड बराबर होती हैं तो x जो होता है ये रूट 2a हो जाता है। यानी इफ दिस साइड इज 1 मीटर, दिस इज रूट 2 टाइम्स a, तो रूट 2 हो जाता है ये। इफ दिस इज 3, दिस इज 3, तो ये कितना हो गया? रूट 2 टाइम्स 3 हो गया, 3 रूट 2 हो गया ये। तो इस आइडिया को यूज करते हैं हम अब इस कॉन्सेप्ट में कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है कोई, जिसका सेंटर हो गया यहीं पे ओरिजिन है। मान लेते फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसको हमने यहाँ सेट किया हुआ है। तो मान लेते हैं कि अपने सुविधा के लिए हम यहाँ पर ये इसके क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है सर्कल के, यू नो इट वेल। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस सामने को हो गया। उसकी बात अभी होगी नहीं, लेकिन जस्ट एक आइडिया इमेजिन करिए पूरी की पूरी फिगर को, डायग्राम को। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा टेबल बनाते हैं कि सेगमेंट माने किस पाथ के लिए। पहले ए से बी की बात करेंगे, ठीक है, फिर बात करेंगे ए टू सी की बात करते हैं, फिर ए टू डी की बात करते हैं और फिर ए से वापस ए पर आते हैं। इन सभी केसेस में व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस वीडियो को ज़रा पॉज करिए और इन सभी को निकालिए और फिर जरा बाद में टेबल से कंपेयर भी करना है आप। सो आई होप यू हैव डन। नाउ लेट अस सी ए बी हुआ ये। तो ए बी में व्हाट इज़ द डिस्टेंस हुआ ये, दिस इज़ 1/4 ऑफ डिस्टेंस। हम बात करें अभी ए बी की, दिस इज 1/4, 1/4 है ना ये पूरे सर्कमफ्रेंस का, तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर। तो हमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेडियस कितना है। तो मान लेते हैं रेडियस यहाँ पे 14 मीटर है, गिवन की रेडियस इज 14 मीटर, ओके। तो दिस इज 1/4 एंड दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू 14, रेडियस इज 14, राइट। तो कितना इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 2s are एंड दिस इज 22 मीटर इज आंसर। तो डिस्टेंस हमारा हो गया यहाँ पर 22 मीटर। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट है ये, दिस इज स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ। तो ये 14 है, ये भी रेडियस ये 14 हुआ, तो कितना भी कहा था ना हमने, दिस इज 14 रूट 2। इफ दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज रूट 2 टाइम्स ए, तो दिस इज 14 रूट 2 मीटर। ऑल द डिस्टेंसेज आर इन मीटर, ओके। अब चलते हैं ए से सी पे कितना हुआ। ए से सी मीन्स दिस इज सेमी सर्कल, तो ये हमारा हो गया हाफ। अब हम ए से सी चल रहे हैं, हाफ ऑफ 2 पाई आर, दिस इज ओनली पाई आर, दिस इज 22/7 इंटू आर, आर कितना भी कहा था 14, तो दिस इज
44, और वैसे भी कह सकते हैं कि यदि ये 22 हुआ एक पार्ट तो ये हो गया 22 और, तो दिस इज 44। एंड वो डिस्प्लेसमेंट ए से सी कितना हुआ, 14 प्लस 14, दिस इज 28 मीटर। अब चलते हैं हम ए से सी पे, तो 22 ये कितना हो गया, दिस इज 66 मीटर, निकालेंगे इसको, है ना। ये हमारा 3/4 ऑफ दिस सर्कल हो चुका है, 3/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस हो जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लेंगे। एनी हाउ इस पॉइंट पे जब आए तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये तो फिर से क्या कैसे निकालेंगे, यस ये निकालना डिस्टेंस, तो ये ट्राइंगल की बात की जाएगी, दिस इज 14 एंड 14, दिस अगेन 14√2 मीटर। यानी आप देख रहे हैं कि अभी आप जहाँ पे हैं वो आपके इनिशियल पॉइंट से कितना दूर आ रहा है, और जब वापस ए टू ए जाएंगे आपने कंप्लीट सर्कल कर लिया है, तो 22 के 4 पार्ट्स का दिस इज 88 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पर 0 मीटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट से स्टार्ट किए वापस ए पे पहुँच गए। तो क्या देखा आपने कि व्हेन यू कंप्लीट वन सर्कल और व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने, displacement is the shortest length of path, this is the distance in some particular direction। आपने ये भी कहा कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की जरूरत भी होती है। आपने ये भी कहा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो ऑल्सो, उसके हमने डिफरेंट एग्जाम्पल लिए हमने। और हमने ये कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट है, इस टेबल से आप क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगी यहाँ पर हमारे केस में तो ये लेस है, किससे, डिस्टेंस से, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ से कम आ रही है सब केसेस में। लेकिन जब मान लो आप ओ से ए जा रहे हैं सीधे लाइन के ऊपर, तो इसमें जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है ओ से ए पर। तो आई कैन राइट लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ से ज़्यादा नहीं होगा, है ना, सहमत इस बात से ना आप। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या होते हैं, जो डिस्टेंस के होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसा यूनिट इज मीटर, CGS इज सेंटीमीटर, एंड डायमेंशनल फार्मूला इज L। तो ये था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। लेकिन आज की ये बात ख़त्म करने से पहले ज़रा आपसे एक बात मैं और कहना चाहूँ कि यदि ओरिजिन को चेंज कर दिया जाए, रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दिया जाए, तो क्या डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन डिस्प्लेसमेंट व्हेन द ओरिजिन इज चेंज्ड। मान लेते हैं कि ये पॉइंट O है और दिस इज आवर A एंड दिस इज आवर B, राइट, एंड दिस इज से T1 टाइम T2 टाइम पे दिस distance was, this is covered along this direction, is say x1 here, this is x2 here. So I can say कि T2 minus T1 time में this minus this, what is displacement? Displacement is x2 minus x1. Actually x1 है क्या, x1 डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एग्री, एंड x2 क्या है, x2 डिस्टेंस है O से लेकर इधर तक। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हुआ, x2 माइनस x1, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला पार्ट, इज इट। अब सोचिए कि यदि मैं ओरिजिन को यहां से यहां ले जाता, दिस इज O', तो क्या हुआ नई स्थिति में, मैं फिर से कहूं नई स्थिति में मीन, अब भूल जाओ ये है, दिस इज अवर न्यू ओरिजिन, राइट, आपने रेफरेंस फ्रेम यहां पे रख दिया, तो यहां से नो दिस इज x1, इज इट, ये x1 हुआ, और यहीं से दिस इज अवर x2 नो। तो व्हाट इज x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस, तो फिर से वही रह गया। यानी क्या देखा, ओरिजिन को आपने चेंज किया तो ठीक है x1 चेंज हुआ, लेकिन x2 भी चेंज हुआ, दोनों बराबर चेंज हुए, तो उनके डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी कैन कंक्लूड कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑन चेंजिंग द ओरिजिन। दैट मीन द चॉइस ऑफ ओरिजिन डज नॉट चेंज द डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी इच्छा है आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां मर्जी रखिए, तभी तो हमने क्या कहा था, मोशन को डिस्क्राइब करने की हमने बात जब की थी ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही हमने हर चीज अटैच किया था। तो अब आप एक टेबल भी बना सकते हैं, उस टेबल पर एक तरफ डिस्टेंस एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो कुछ 5-6 उनके डिफरेंस के पॉइंट्स लिखने की कोशिश करिए। अब हमने जो डिस्टेंस का और टाइम का एनालिसिस किया, इसको हम ग्राफ के थ्रू बताएंगे। व्हाट इज ग्राफ, ये सब कुछ आप पहले से जानते हैं। ग्राफ बोले तो 2 डायमेंशनल एनालिसिस करना है, 2 डायमेंशनल पिक्चर देना है, व्यू देना है आपने, जो चेंज आ रही है यहाँ पर किस किस के बीच में, चेंज इज बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है,
तो ग्राफ में एक नज़र पता लग जाए कि कौन चीज़ कैसे हो रही है। पोजीशन टाइम ग्राफ को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको हम एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं और इसको हम एसटी ग्राफ भी कहते हैं। इस चैप्टर में हमने 3 ग्राफ पढ़ने हैं, 3 तरह के ग्राफ। नंबर 1 इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, नंबर 2 इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड नंबर 3 इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ एक पढ़ने हमने, जिसको एसटी भी कह रहे हैं आप, एसटी मीन डिस्प्लेसमेंट टाइम। दूसरा पढ़ना है अपने वीटी ग्राफ, तीसरा पढ़ना है अपने एटी ग्राफ। अभी हम बात कर रहे हैं इस वक्त किसकी, एक्सटी ग्राफ की। ये वीटी और एटी ग्राफ भी बाद में पढ़े जाएंगे। और ग्राफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसको जरा ढंग से समझना है आपने। ग्राफ है कि हमने पहले कहा दिस इज 2 डायमेंशनल व्यू। तो 2 डायमेंशनल व्यू मतलब इस तरह का व्यू होगा जहां पर एक्सिस बना दिया आपने, ओरिजिन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। एक्स एक्सिस के अलोंग आप टाइम रखेंगे, यानी किस टाइम पे कितना पोजीशन है इस ग्राफ में, तो इसलिए यहां पर आप पोजीशन रखेंगे, ये आपका एक्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट। एक्स को आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होगा, यहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट या एक्स, यहां पे आएगा टाइम, राइट। अब एग्जाम्पल लेते हैं ग्राफ बनाना किसका है। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे मान लो रूम ही है ये, इस रूम में एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बुक का आपसे डिस्टेंस कितना था, से दैट वाज 3 मीटर, राइट। आफ्टर 1 सेकेंड क्या देखा आपने, बुक फिर 3 मीटर पे ही है। आफ्टर 2 सेकेंड्स देखा, फिर दिस इज सेकेंड, बुक फिर से 3 मीटर पे ही है। आफ्टर 100 सेकेंड देखा आपने, फिर बुक 3 मीटर पे ही है। दैट मीन आपने कंक्लूड किया कि ये बुक रेस्ट पे है, ये बुक मोशन नहीं कर रही है। तो यहाँ पर से हम कहते हैं दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अपने अकॉर्डिंग आप इनको मार्क कर सकते हैं, ओके। तो 1 सेकेंड पे वहीं, 2 पे भी वहीं, 3 पे भी। तो क्या देख रहे हैं आप, टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है आपसे उस बॉडी का वो चेंज नहीं हो रहा है। जितना t0 पे था वही t1, t2, t3, t4, t5, दैट मीन दिस बॉडी इज एट रेस्ट। तो जब भी बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका ग्राफ, कौन सा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दिस इज नॉट वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ, वहां पे कुछ और कहानियां बनेंगी, देखेंगे वहां पे क्या होगा, स्पेशली वीटी ग्राफ में। लेकिन हम बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, राइट। तो पहला ग्राफ बन गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, किसके लिए, ए बॉडी एट रेस्ट के। दिस इज फर्स्ट ग्राफ, व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, तो ग्राफ ऐसा होता है। दूसरा ग्राफ कैसा हो सकता है, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, राइट। व्हेन द इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल टाइम, और इवन आप कह रहे हैं कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आर कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इन दैट केस योर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, सोचिएगा। यहाँ पर फिर से वही बात, x यहाँ पे है, टाइम यहाँ पे है और यहाँ पे 0 है। से दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो 1 सेकेंड पे, या पहले 0 कह लीजिए, 0 सेकेंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0, दैट मीन्स रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही बॉडी थी वो। आफ्टर 5 सेकेंड डिस्टेंस इज से 10 मीटर। आफ्टर 10 सेकेंड, या चलो मैं इसको लेता हूँ, दिस इज 7 मीटर कह लीजिए इसको आप। तो 5 पे 7 और 5 चले, ये 14 हो गई। यहाँ पे 5 के स्लॉट बढ़ते जा रहे, दिस इज 15 सेकेंड, तो यहाँ 7 के बढ़, दिस इज 21 मीटर। दिस इज अगेन 20 सेकेंड एंड दिस इज नॉट 28 मीटर। क्या देख रहे हैं आप, तो जब इसको मार्क करेंगे तो टाइम क्या है, 0, 5, 10, दिस इज 0, so this is 5, this is 10, this is 15, this is 20 and 25 and so on, and this is say 7, this is 14, this is 21, 28. तो 0 पे 0 था, नेक्स्ट इज 5 पे 7, 5 सेकेंड पे इट वाज 7, 10 पे 14। तो क्या देखेंगे, ये हमारा एक बन जाएगा स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस केस में जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, that mean what is uniform motion, when the body is covering equal displacements in equal time intervals, equal time interval 5 से 10 सेकेंड में, what is time interval 5 सेकेंड। तो यहाँ पे what is the displacement 7 to 14, this is 7 मीटर। इस देखिए इंटरवल में what is time t2 minus t1, t2 minus t1, this is 5 सेकेंड। x2 minus x1, x2 minus x1, 28 minus 21, again this is 7 मीटर। तो गिवन स्लॉट में टाइम इंटरवल सेम है तो डिस्टेंस भी सेम कवर हो रहा है इन द वन डायरेक्शन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन जब ये ऐसा नहीं होगा, इक्वल टाइम में
इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होंगे, इनमें वेरिएशन आएगा, तो बात होगी फिर स्पीड की और वेलोसिटी की, उसकी बात हम बाद में करेंगे। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग आवर रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड देयर रिस्पेक्टिव ग्राफ्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में स्पीड वेलोसिटी के साथ, विच फॉर्म्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वो उस चैप्टर का कोर है इनफैक्ट। इस चैप्टर को ढंग से एंजॉय करने के लिए आपको समझना पड़ेगा स्पीड को और वेलोसिटी को, उसके डिफरेंट जो उसमें कॉन्सेप्ट हैं उनको। तो कमिंग लेक्चर में बहुत जल्दी मिलते हैं उन कॉन्सेप्ट के साथ। सो टेक केयर, थैंक यू।